पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें से अपने काम की चीज आप नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आपको कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है जाके, वहां पे आपको अपने काम की चीजें निकालनी है। और वो चीजें किस तरह से निकाली जाती हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, उसको आप समझिए। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भाग को और भागों में भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप ज्योग्राफी को समझने में टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है समझना। आप बायोडाइवर्सिटी को समझते हो, वहां पे इसको समझना बहुत जरूरी है, डीएनए के बारे में, जीन के बारे में। आप इकोलॉजी को समझते हो, वहां पे समझना बहुत जरूरी है। आप इन्वायरमेंट को समझते हो, वहां पे समझना बहुत जरूरी है। करंट के इश्यूज को के साथ इसको रिलेट करके समझना और एक कंप्रिहेंसिव सोच बनाना वहां पे आपके लिए बहुत जरूरी है। इवन हिस्ट्री में जब आर्ट एंड कल्चर को आप समझने की कोशिश करते हैं, आर्किटेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई थी और किस तरह से उसका यूटिलाइज ह्यूमन सिविलाइजेशन में किया गया, उसके लिए आप इसका उपयोग करते हैं समझने के लिए। एक कंप्रिहेंसिव सोच बनाते हैं, एक कंप्रिहेंसिव सोच आपकी डेवलप होती है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी तो अपने आप में वास्ट है ही है। उसी का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप अपने काम की चीजों को निकालेंगे और कैसे एक बार आपकी कंप्रिहेंसिव सोच अगर बन जाती है तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो चीज आपके लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो जीवन भर वो भूलता नहीं है। तो आइए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट है जो न्यूज में एक चीज आई थी जो करंट से रिलेटेड है, और कैसे करंट से रिलेटेड चीजें ट्रेडिशनल भी बनती हैं और टेक्नोलॉजी में भी यूज होती है, एप्लीकेशन में भी यूज होती है। इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। बिल का नाम था, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में लोकसभा में, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल। एक छोटा सा नाम है। आप जनरली आप छोटे मोटे मैगजीन में या ज्यादातर क्लासेस में इसको एक करंट इशू के रूप में देख करके और इग्नोर कर देंगे, या ज्यादा से ज्यादा कुछ पॉइंट्स इसके बारे में पढ़ के इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये कितना वास्ट है, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, और एक बार जब हमने वो चीज निकाल ली तो हमें वो कई जगह काम आने वाली है। और उसको हम देखें तो यहाँ से हम जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले इसमें से साइंस को अलग करते हैं और इसके एप्लीकेशन पार्ट को अलग करके देखने की कोशिश करते हैं, और फिर दोनों को जोड़ के जब हम लिखेंगे तो हमारी समग्र सोच यानी कि थॉरो अप्रोच बनेगा, और वही अप्रोच आपको मार्क्स दिलाता है जो सिलेक्शन के करीब आपको लिखे जाएगा। तो देखें तो इसमें नाम है डीएनए। तो डीएनए से परिचय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए आज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि हम लोग एक तरफ तो ब्रह्मांड की तरफ जा रहे हैं, स्पेस की तरफ जा रहे हैं, जहां बड़ी चीजों की खोज में हम लोग गॉडिलॉक्स जोन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम नैनो टेक्नोलॉजी से भी नीचे पहुंचते जा रहे हैं और डीएनए तक पहुंच रहे हैं, क्रोमोसोम तक पहुंच रहे हैं, जीन तक पहुंच रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का यूज हर जगह आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। तो इसको अगर समझें तो डीएनए से परिचय करने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डीएनए है क्या। तो डीएनए का मतलब है एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि आपके एंसेस्टर का और आपके जो पूर्वजों का इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, वो सब इसमें स्टोर रहती हैं और वो आगे की तरफ ट्रांसफर होती हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक वर्ड यहाँ आया है, न्यूक्लिक एसिड। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। जब इस धरती पे जीवन प्रारंभ हुआ था तो उस समय ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं था। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछ चुका है कि कौन सा एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं था। तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं था, H2O के फॉर्म में था, यानी कि वाटर के फॉर्म में था, हाइड्रोजन से जुड़े हुए फॉर्म में था। लेकिन उस समय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों अवेलेबल थे, और इन दोनों ने जुड़ करके एक साथ एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है एमाइड ग्रुप NH2। और ये एमाइड ग्रुप की जो चेन बनी धीरे धीरे, और ये बाय डिफॉल्ट हुआ। ये क्यों हुआ, किस कंडीशन में हुआ, कैसे हुआ, ये आज तक साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं। अगर जान जाए तो हम फिर वही केमिकल रिएक्शन करा करके और फिर से हम उस तरह का जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अभी वो किस सिचुएशन में हुआ, क्योंकि उस समय मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की थी अर्थ की, उस समय
इन्वायरमेंट किस तरह का था, टेम्परेचर कितना था, ये एग्जैक्ट जान पाना मुश्किल है। तो यहाँ एक बाय डिफॉल्ट बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू हुआ था और यहाँ से NH2 की चेन बनी जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इसीलिए नाइट्रोजन आज भी हमारे यहाँ नाइट्रोजन आप देखोगे तो प्रोटीन के फॉर्म में, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। तो हमारी सभ्यता के विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है। न्यूक्लिक एसिड से शुरुआत हुई और आज हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ चुके हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर पहले बने, फिर मल्टीसेलुलर बने और इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। तो डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो एक छोटी सी चीज देख रहे हो कि आपको कई चीजों तक पहुंचा रही है, जोड़ के पढ़ने की बात हो रही है। तो जब भी आप पढ़ें तो एक अप्रोच लेकर के पढ़ना जरूरी है। आगे अगर चलते हैं तो देखते हैं कि लोकेशन क्या है। छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में, कभी नहीं भूलेगा जीवन में और हर जगह ये काम आने वाली चीजें हैं। लोकेशन कहाँ होता है, तो अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सामान्यतः ये न्यूक्लियस में मिलता है। न्यूक्लियस को दो लोगों ने डिस्क्राइब किया था। सामान्यतः लोग रॉबर्ट ब्राउन का नाम जानते हैं, लेकिन कभी कभी यूपीएससी ट्रिक लगाती है और उसमें फ्रेंच बेयर का नाम दे सकती है। तो आप इसे भूरा बेर के नाम से याद कर सकते हो। ब्राउन मतलब भूरा, बेयर भूरा बेर। इंडिया में हो तो इस तरह से आपको लर्न करने में आसानी होगी। इन दोनों का नाम अगर दे दे तो यह गलत नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं और एक जगह और पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और उस जगह पाए जाने वाले डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में दो साइंटिस्ट आए, वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने मॉडल दिया डबल हेलिक्स मॉडल। हेलिक्स का मतलब होता है इस तरह का उलझा हुआ एक दूसरे में मॉडल, इस तरह से, इसको डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। और यहाँ जो जुड़े होते हैं नाइट्रोजन बेसेस जुड़े होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे सामान्यतः जो ह्यूमन है उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन है। जिनमें ऐसा नहीं होता उन्हें एबनॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है। 45 हो जाए या 47 हो जाए तो दोनों ही बीमारी की कंडीशन है, लेकिन 23 पेयर है तो आप नॉर्मल हो, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन इसमें जो स्टोर रहती है, हमने भी बताया कि आपके एंसेस्टर की, आपके जेनेटिक मटेरियल की, आपके हर एक चीज की, कोई बीमारी हुई है उसकी भी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर रहती है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कोड। और देखो ऊपर वाले को भी कोडिंग आती है, कि ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आप ही को कोडिंग आती है। ऊपर वाला आपसे ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने यहाँ पे बहुत बेहतरीन कोडिंग की है। और ये कोडिंग मात्र ये 4 बेसिस नाइट्रोजन बेसिस में के फॉर्म में रहती है, जिसका नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं जिनमें कि स्टोर्ड फॉर्म में, कोड फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 99% लोगों में, यानी कि 99% ह्यूमन बीइंग में ये सेम होता है। बस 1% डिफरेंस होता है और उसी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को। डिटेल हम देखेंगे तो बताएंगे। अभी तो हम अप्रोच की बात कर रहे हैं, अप्रोच को ध्यान से देखें। तो डीएनए की एक और खासियत है जो कि इसे बहुत स्पेशल बनाती है, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है फोटो स्टेट करना, जनरल भाषा में फोटो स्टेट करना, यानी कि कॉपी कर लेना और कॉपी करके और उसके अकॉर्डिंग अपना फंक्शन करना, ठीक है। अब यहां से हमारा एक जनरल परिचय, एक सामान्य परिचय जो हमारे सामने था वो हमारे सामने डीएनए का निकल के आया। एक सामान्य व्यक्ति को इतना जानना चाहिए। आप जब कहीं भी आपकी पोस्टिंग होती है डिस्ट्रिक्ट में, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसएससी में आप जाते हैं या किसी भी विभाग में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वहां जाकर आपको कोई स्पेशलिस्ट का काम करना है, बट एक जनरल पीपल को, एक अवेयर लोगों को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। इसीलिए इसको जनरल साइंस के अंडर में रखा जाता है, कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन अब चूंकि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, सो अब जनरल साइंस के साथ साथ अब एप्लीकेशन का भी युग आ गया है और इस एप्लीकेशन के युग में आपकी जानकारी थोड़ी एडवांस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि हम अब धीरे धीरे महाशक्ति बनने की ओर है। और महाशक्ति जो है वो केवल अपने देश में रह के नहीं होगा, हम कनेक्टेड होंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमें वहां की टेक्नोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए
हम वहाँ भी जाएंगे रिप्रेजेंट करने अपने को, तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम वहाँ एम्बेरस फील करें। तो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है और उसमें भी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी हो। इसलिए साइंस के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ साइंस पढ़ना बहुत अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन साइंस को अप्लाइड करना अभी भी लोगों को नहीं आता, क्योंकि हम लोग थियोरेटिकल ज़्यादा पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पे काम नहीं करते। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एक विश्व की भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी के और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और आपके लिए आवश्यक है कि आप उन लोगों से मिलेंगे, बड़े बड़े लेवल पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे आपको ये डील करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। आप कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड का हूँ या मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबको जानना जरूरी है। और जब आंसर आप लिखें तो सबसे मेन बात है कि आपका मार्क्स अचीव होना चाहिए, तो वो आंसर किस तरह का हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पोर्शन के एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर हम आते हैं तो देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये बिल क्या कहता है। ये बिल क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं भी अप्लाई करोगे। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। डीएनए प्रोफाइल, डीएनए प्रोफाइल का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में सभी चीजों की जानकारी इकट्ठा करना। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस डीएनए में आपके एंसेस्टर की भी सारी जानकारियां हैं, कहां से आप आए हैं, आपके ओरिजिन कहां से है, आपका एथनिक ग्रुप कौन सा है, ये सभी चीजों की जानकारी है। इसमें ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि कोई अपने आप को कहता हो कि मैं नॉर्थ इंडियन हूं और उसके एंसेस्टर अफगानिस्तान में रहे हो कभी, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए डीएनए की प्रोफाइलिंग करना एक अलग बात है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना, जो कि इस समय डेटा कितनी तेजी के साथ चोरी हो रहा है ये आपको पता होगा, तो उसे प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर ये प्रोफाइल किसी टेररिस्ट के हाथ लगी तो वो आपका क्लोन भी बना सकता है, और फिर पता चला कि वो आपको सुसाइड बॉम्बर के फॉर्म में आपके क्लोन को भेज दिया और फंसा जाओगे या कोई क्राइम करा सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी पॉसिबल हैं, इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसलिए इस पे बहुत ही केयर करके गाइडलाइन जारी की गई है कि ये उन्हीं चीजों के लिए एप्लीकेबल होगा जो स्पेशल केसेस हैं, और वो भी विद परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, जिसमें ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860। इसमें थेफ्ट से रिलेटेड इश्यू है कि चोरी वगैरह होती है तो वहां पे फिंगरप्रिंट वगैरह मिलते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोगों को अचीव करने की या अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चोर आपको बता के तो जाएगा नहीं भाई साहब आओ और हमको अरेस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा चीज है फॉर सिविल मैटर्स सच एज पेटेंटी सूट। पेटेंटी मतलब ये मेरे फादर है या नहीं है, या ये आपका बच्चा है या नहीं है, इस मैटर पे अगर कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसके मैटर को सुलझाने के लिए वहां पे ऑनरेबल कोर्ट अगर ऑर्डर करता है तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। एक केस बीच में आया था, एनडी तिवारी जो कि पूर्व सीएम है, सीएम थे उत्तर प्रदेश के, उनके बेटे के साथ कुछ डिस्प्यूट था जो दूसरी मैरिज थी उसको लेकर के, तो उसमें ये केस आया था बीच में, और वहां से गाइडलाइन जारी की गई थी चीजों को करने की कि हाँ आप प्रोफाइलिंग का कर सकते हैं। फॉर मैटर्स रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कई बार ऐसा होता है कि कोई अननोन पर्सन मिल जाता है जिसके पास, या अननोन बॉडी मिल जाती है जिसका कोई भी वारिस नहीं होता, तो उसको पता करने के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। लीगल इश्यू क्या है, अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है तो उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है, जिससे कि आगे चल के अगर कोई भी उसका डेटाबेस निकालना हो या वो कोई क्राइम हो तो लगे कि हाँ वो भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो एक बार उसकी प्रोफाइल चेक करके और हम उससे मैच करा सकते हैं चीजों को। वहां पे एक इश्यू यहाँ पे है पनिशमेंट अप टू 7 years। तो अगर 7 साल तक की पनिशमेंट हुई है तो उसमें उस पर्सन का रिटन कंसेंट होना जरूरी है। यानी कि अगर वो रिटन में देता है कि हाँ मेरी डीएनए प्रोफाइल की जाए, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और अगर पनिशमेंट मोर देन 7 years हो तो उसके रिटन कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है। बेसिकली आपने देखा, एक न्यूज उठाया मैंने द हिंदू से, और उस पे हमने एक जनरल साइंस को अलग किया, उसके एप्लीकेशन पार्ट को अलग किया,
और दोनों को मिलाकर एक समग्र अप्रोच बनाया। ये हमें आगे भी काम आएगा। दूसरा चीज, याद करने में भी आसानी होगी। और तीसरी चीज ये है कि आपको मार्क्स उठाने में जब आप लिख रहे होंगे तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। तो एक सीक्वेंस में रहेगा। और यूपीएससी मैटर, सीक्वेंस और वर्ड लिमिट, इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। सो इस पे प्लीज ध्यान दीजिए और मेरे साथ जुड़िए इस प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।